आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे सॉल्ट के बारे में, क्या होते हैं लवण। और इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास के लास्ट में आपके लिए होगा एक इंटरेस्टिंग क्विज, तो क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं तो जो पहली इमेज हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है वो है ये इस सॉल्ट की, जिसको हम साधारण लवण या फिर कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसका यूज़ हम खाने के लिए करते हैं और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl या फिर इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों, क्या जो सॉल्ट है वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है? ऐसा नहीं है बच्चों। सॉल्ट जब हम कहें तो केवल जिस लवण की बात हम खाने के लिए करते हैं वही एक सॉल्ट नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खाने वाले सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl या इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बच्चों, सॉल्ट जो है उसकी कई सारी फैमिली के मेंबर्स हैं, सॉल्ट फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं। और जो एक खाने वाला नमक है जिसको हम साधारण लवण या फिर कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ये भी एक मेंबर है सॉल्ट का, सॉल्ट फैमिली का एक मेंबर है। अब देखते हैं हम किस फैमिली का ये मेंबर हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जैसे पहली फैमिली है सोडियम सॉल्ट, ये सॉल्ट फैमिली है सोडियम सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं जो हमारा खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड वो इस फैमिली का मेंबर है। दूसरा है कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट और फिर सल्फेट सॉल्ट। तो ये कुछ सॉल्ट फैमिली हैं। इससे संबंधित जितने भी सॉल्ट होंगे वो इन फैमिली के अंदर के मेंबर हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि सॉल्ट का अर्थ केवल और केवल साधारण नमक या फिर खाने वाला जो नमक है वो नहीं है। तो अब हम जानते हैं बच्चों कि ये सॉल्ट है क्या। देखिए, सॉल्ट को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ये किस प्रकार का यौगिक है, ये किस प्रकार का कंपाउंड है। ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये होता है एक आयनिक कंपाउंड। इसका अर्थ हुआ कि इसमें आयंस पाए जाते हैं। कौन कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनने वाला एक आयनिक कंपाउंड आपके पास हो तो आप कह सकते हैं कि वो है सॉल्ट। जैसे कि अभी हमने देखा था सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो ये हो गया एक सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो लवण हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, वो एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज कैटायन और दूसरा है नेगेटिव चार्ज एनायन। तो ये तो पहचान हो गई बच्चों किसी भी सॉल्ट की। अब एक क्वेश्चन है कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है HCl, क्योंकि इसमें भी इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्या ये भी एक सॉल्ट होगा? और एक दूसरा आपको कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पर को NaOH, इसके भी दो पार्ट्स हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखिए, जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर सॉल्ट की जो पहचान है वो ये है कि उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो ठीक वैसे ही HCl में भी है और NaOH में भी है। तो बच्चों, ये दोनों सॉल्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्ट में, याद रहे हमेशा, सॉल्ट में जो कैटायन है वो H+ आयंस नहीं हो सकते और एनायंस OH नेगेटिव आयंस नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पर को H+ आयन था इसलिए ये सॉल्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर को OH नेगेटिव आयन था इस कंपाउंड में, तो ये भी सॉल्ट नहीं है। तो अब आप बता सकते हैं कि सॉल्ट को कैसे आप पहचानेंगे। अब जानते हैं बच्चों हम कि ये सॉल्ट आखिर में बनते कैसे हैं। देखिए, सॉल्ट के लिए हमारे पास यदि कोई एसिड हो और इस एसिड में हम जानते हैं कि एसिड में एक H+ आयन होगा, अगर इस एसिड की हम रिएक्शन करा दें किसी बेस के साथ जिसमें मेटल पाया जाएगा, कोई मेटल हो या फिर उसकी जगह पर नॉन मेटल अमोनियम ग्रुप NH4 हो, और ये जो ग्रुप है ये नॉन मेटल अमोनियम ग्रुप या फिर मेटल जो है, अगर इस एसिड के H+ आयन को डिस्प्लेस कर दे, यहां से विस्थापित कर दे। कैसे? देखिए, कुछ इस प्रकार से, जिसने इस मेटल ने यहां से H+ आयंस को डिस्प्लेस कर दिया है और यहां पर को हमें मिल गया है सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट बनने के लिए यहां पर को जो इस एसिड का H+ आयन था वो डिस्प्लेस हुआ है बेस के मेटल से, या फिर अगर मेटल ना हो वो हो सकता है अमोनियम ग्रुप NH4 से। तो हमें मिलता है सॉल्ट और उसके साथ ही आपको मिल जाने वाला है वाटर। तो जो सॉल्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं।
इस रिएक्शन को बच्चों आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन। रिकॉल करिए आपने इसे किस चैप्टर में पढ़ा था, जहां आपने देखा था कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमें मिल जाता है सॉल्ट और वाटर। तो अब आप जान चुके हैं कि सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड और बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो बना है एसिड और बेस से। अब बच्चों जो सॉल्ट का नाम है, किसी भी सॉल्ट का जो नाम है वो कैसे रखा जाता है? देखिए, क्योंकि सॉल्ट के दो भाग हैं, वो है एक बेस और एक है एसिड। तो हम कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, जैसे हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, जो सोडियम नाम यहाँ पर आया है वो आया है बच्चों बेस से। इसका अर्थ ये हुआ कि जब सोडियम क्लोराइड बना होगा तो उसमें एक बेस ऐसा होगा जिसमें सोडियम मेटल होगा, और ये जो क्लोराइड दिख रहा है आपको, ये एक ऐसे एसिड से मिलकर के बना होगा सोडियम क्लोराइड जिसमें क्लोराइड होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सॉल्ट का जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बेस से लिया जाता है और जो उसका लास्ट लेटर है वो लिया जाता है एसिड से। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपसे एक टेबल से मैं कुछ पूछता हूं। देखिए, हमारे सामने है एक सॉल्ट जिसमें सल्फेट लिखा है, उसके लास्ट में है सल्फेट। तो आप बता सकते हैं कि इसमें एसिड कौन सा होगा? कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, वो हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर कोई सॉल्ट बना है किसी बेस के साथ रिएक्शन करके, तो उस सॉल्ट का अगर नाम पड़ेगा तो उसका नाम जो होगा उसमें जो उसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा सल्फेट। अब बताइए, क्लोराइड्स, अगर किसी सॉल्ट में क्लोराइड लिखा है तो वो क्या है? वो किस एसिड से मिलकर के बना है? वो बना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर नाइट्रेट्स लिखा है तो हम कह सकते हैं कि वो होगा नाइट्रिक एसिड से। अगर कार्बोनेट्स हैं तो वो होगा कार्बोनिक एसिड से, और अगर एसीटेट्स लिखा है तो वो बना होगा एसिटिक एसिड से। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो सॉल्ट हैं उनके नाम किस प्रकार से रखे गए हैं। तो बच्चों, अब तक आप ये जान चुके होंगे कि सॉल्ट को बनाने के लिए हमें एसिड और बेस की आवश्यकता होती है। इस आधार पर बच्चों सॉल्ट को कुछ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, सॉल्ट को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो है, देखिए कौन कौन से टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। पहला जो है वो है न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन लवण। ये कैसे लवण होंगे? ये ऐसे सॉल्ट होंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, और इसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब आप बता सकते हैं ये जो उदासीन लवण हैं, ये जो न्यूट्रल सॉल्ट हैं, इनकी pH वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही बता पा रहे हैं आप, इनकी pH वैल्यू होगी 7। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो हैं एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण। ये ऐसे लवण हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षारक वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिल जाते हैं एसिडिक नेचर के सॉल्ट, और इसका एग्जाम्पल है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। और इनका जो pH वैल्यू होगा वो होगा 7 से कम, लेसर देन 7। और जो नेक्स्ट टाइप के सॉल्ट होंगे वो है बेसिक सॉल्ट। ये कब बनेंगे? बेसिक सॉल्ट तब बनते हैं, बेसिक नेचर के सॉल्ट तब बनेंगे जब कोई वीक एसिड, कोई दुर्बल अम्ल किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे, तो तब हमें मिलते हैं बेसिक नेचर के सॉल्ट। और इनका जो pH वैल्यू होगा बच्चों वो कितना होगा? वो होगा मोर देन 7। उनके एग्जांपल्स हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। तो बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि हम सॉल्ट को किस प्रकार से एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलकर बनाते हैं। तो अब जानते हैं हम कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं साधारण लवण, जिसका यूज़ हम करते हैं अपने खाने के लिए, भोजन में हम इसका यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन लेंगे हम? देखिए, अभी भी हमने जाना था, अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसके बाद हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। तो देखते हैं हम कैसे बनता है NaCl। देखिए, यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जानते हैं कि अगर ये जो H+ है, इसका एसिड का H+ आयन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए, और इसकी जगह पर कोई मेटल आ जाए, और कहाँ से आए? वो बेस से। इस Na ने देखिए H+ को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ मिल गया हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ वाटर। तो ये रिएक्शन है बच्चों सोडियम क्लोराइड की। तो बच्चों, ये जो सोडियम क्लोराइड का आपको सोल्यूशन मिला है, इसको हमें फिर करना पड़ेगा इवोपरेट।
इसका हमें वाष्पीकरण करना पड़ेगा और सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा, जिसको कहते हैं नमक। लेकिन बच्चों लार्ज स्केल पर, क्योंकि नमक की ज़रूरत तो सबको है, तो लार्ज स्केल पर बच्चों इस रिएक्शन का यूज़ नहीं करते सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड लवण है ये हमें नेचर से ही मिल जाता है। ये प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जैसे ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलता है हमें सी वाटर से, समुद्र के जल से। समुद्र के जल के वाष्पीकरण द्वारा सोडियम क्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने में एक रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसके बारे में अभी हमने जानना भी है। सेकंड जो हम इसका यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का, वो हम अपने भोजन में हम इसका यूज करते हैं कि ये हमारे भोजन का स्वाद बढ़ा देता है। तो हम भोजन में इसलिए सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। और इसके बाद हम करते हैं इसका यूज एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, एक परिरक्षक के रूप में। ये जैसे अचार है, मांस है, मछली है, मीट और फिश को खराब होने से बचाता है। और इसके साथ ही हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं साबुन बनाने में भी। तो ये बच्चों कुछ यूजेस हैं सोडियम क्लोराइड के, कॉमन सॉल्ट के। चलिए अब जानते हैं हम इन रसायनों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो केमिकल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखते हैं किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड के द्वारा इन केमिकल्स को हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला जो केमिकल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हमें बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। हम इसमें विद्युत धारा को पास कर रहे हैं। देखिए हमने इसे जोड़ रखा ना सेल से, और यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं जो कि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये वियोजित हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम क्लोराइड। और किस किस में डिकम्पोज हो जाएगा, देखिए ये डिकम्पोज हो जाता है। एक तो यहाँ से निकलती है क्लोरीन गैस जो कि आती है एनोड पर, और दूसरा हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड पर, और यहाँ पर इस कैथोड के नीचे हमें इस जगह पर मिल जाता है कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं। अब देख लेते हैं हम इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से बनेगी। देखिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं ब्राइन, और हमने इस ब्राइन में पास की है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमने क्या करा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले यहाँ आपको दिख रहे हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमें मिला क्लोरीन, और इसके साथ ही हमें मिला हाइड्रोजन गैस। तो हमें ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम करते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम सोडियम क्लोराइड का, तो हमें मिलते हैं ये तीन प्रोडक्ट्स। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसको जाना जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम से। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम से इसको क्यों जाना जाता होगा बच्चों, ये क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में। क्योंकि देखिए इस रिएक्शन के बाद हमको मिल जाता है क्लोर, क्लोर मीन्स क्लोरीन मिल रही है आपको यहाँ पर, और एक एल्कली, एक क्षार मिल रहा है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिले आपको, क्लोर के रूप में क्लोरीन और एल्कली के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ही जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिला वो आपको मिला हाइड्रोजन। तो ये है बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं कि इस कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या क्या है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन और अपमार्जक, सोप और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है इसका यूज। और इसका यूज कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, कृत्रिम रेशे बनाने में, जैसे रेयॉन को बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही इसका यूज किया जाता है पेपर बनाने में। और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने में। जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट के ओर से, उसके अयस्क बॉक्साइट से जब हम शोधन करते हैं तो उस शोधन में, उसके प्योरिफिकेशन में हमें यूज करना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये था बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बना है सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। चलिए अब जानते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में जो कि बना है फिर से सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। वो है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए भी हमने फिर से लिया ब्राइन, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और हमने इसकी जो रिएक्शन करवाई है वो करवाई है किसके साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया, और उसके साथ ही हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये है रिएक्टेंट, किसके लिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए। इसके बाद इस रिएक्शन से हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और एक सॉल्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लार्ज स्केल पर कुछ इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं हम इसके यूज क्या क्या हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, तो इसके यूज हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। और एंटासिड्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ बच्चे बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। एंटासिड्स ऐसे मेडिसिन हैं जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, जब आपके स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है उन्हें कहते हैं एंटासिड्स। और उन एंटासिड्स में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके बाद इसका यूज करते हैं हम बेकिंग पाउडर के रूप में। अब देखिए, ये इसका नाम है बेकिंग सोडा, इसका खुद का नाम तो है बेकिंग सोडा, लेकिन हम कह रहे हैं इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने में। अब बेकिंग पाउडर इसका अर्थ हुआ कि बेकिंग सोडा से थोड़ा सा अलग है। तो बच्चों हाँ, बिल्कुल अलग है। बेकिंग पाउडर में कुछ ऐसे एडिबल एसिड्स का यूज किया जाता है जिनसे बेकिंग सोडा का स्वाद बढ़ जाता है। अगर हम बेकिंग सोडा का यूज सीधे सीधे खाने के लिए करें तो ये थोड़ा बिटर होता है, ये थोड़ा कड़वा होता है। और इसमें हम कुछ एडिबल एसिड्स का यूज करते हैं, जैसे वो एडिबल एसिड्स हो सकते हैं टार्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड का यूज करके हम बना लेते हैं इसको बेकिंग पाउडर। तो हम कह सकते हैं बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा और कुछ एडिबल एसिड्स का। और उस बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है केक, ब्रेड और इस प्रकार के अन्य प्रोडक्ट्स को बनाने में। ये बेकिंग सोडा केक और ब्रेड को बना देता है बहुत ही सॉफ्ट। केक को आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है और ये एक राइजिंग एजेंट भी है जिससे केक फूलने लग जाता है और उससे केक बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। इस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में जो सोडा है वो है बेकिंग सोडा और जो एसिड है वो लिया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो बेकिंग सोडा है जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है आग को बुझाने में। तो कुछ इस प्रकार से बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। चलिए अब जानते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट केमिकल के बारे में जिसको सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाया जाता है, और वो है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2 और इसका जो केमिकल नेम है वह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको बनाने के लिए बच्चों देखिए 3 स्टेप्स में हम इसको बनाते हैं। पहले स्टेप में हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जैसा अभी आपने देखा था जब हमने बनाया था इससे पहले बेकिंग सोडा। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आपने इनकी रिएक्शन देखी इससे पहले तो हमें मिल जाता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है। इसके बाद हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को करते हैं गर्म, तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखो ये है जो बच्चों सोडियम कार्बोनेट जो है ये होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस सोडियम कार्बोनेट जो सोडा एस है इसकी रिएक्शन कराते हैं हम वाटर के साथ, तब हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। अब बच्चों ये जो हमें मिला यहां पर कोई जो .10H2 है ये आखिर में क्या है? देखिए इससे पहले जितने भी आपने फॉर्मूला देखे थे उसमें ऐसा कहीं नहीं देख रहे हैं आप कि डॉट के बाद कुछ नंबर्स लिखे हैं और फिर उसके बाद वाटर का फॉर्मूला लिखा हो। तो चलिए अब जानते हैं कि ये .10H2 आखिर में है क्या। तो देखिए बच्चों इस वॉशिंग सोडा में जो .10H2 है ये इस फॉर्मूला में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे हुए हैं, 10 जल के अणु इस फॉर्मूले में लगे हुए हैं। और जब भी किसी सॉल्ट के साथ आपको ऐसा कुछ दिखाई दे .10H2 जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल। तो बच्चों किसे हम कह सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आप कह सकते हैं
वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी सॉल्ट के स्ट्रक्चर में होते हैं, जो किसी सॉल्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये देखिए, ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बच्चों, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके कारण, इन जल के अणुओं के कारण इस सॉल्ट के हमें मिल जाते हैं क्रिस्टल्स, कुछ इस प्रकार के। देखें, जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं, क्योंकि इन सब में क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो किसी भी सॉल्ट की जो फॉर्मूला है, जो सॉल्ट का फॉर्मूला है, उसमें जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिन सॉल्ट में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड लवण। और बच्चों, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये किसी भी सॉल्ट को देता है उसका शेप, आकार, जैसा कि आपको यहाँ क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, और कलर, जैसे कि आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है और आयरन सल्फेट का आपको कुछ ग्रीन दिख रहा होगा। तो ये जो कलर है और जो इनका शेप है वो मिलता है इन्हें इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के कारण, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन बच्चों, आप कंफ्यूज इस बात में हो रहे होंगे, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई है वाटर, तो क्या इस पानी के कारण ये जो सॉल्ट है ये थोड़ा वेट होगा, क्या ये गीला होगा? तो बच्चों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये फ्री फॉर्म में नहीं है, ये मुक्त अवस्था में नहीं है। ये जो क्रिस्टलन का जल होता है ये इसके सूत्र के साथ ही लगा हुआ होता है, ये इसके केमिकल फॉर्मूला का एक पार्ट है, या आप कहें ये इसके क्रिस्टल का एक पार्ट है। तो आपको ये जो सॉल्ट है ये ड्राई ही दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि ये आपको वेट दिखाई देंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा का यूज हम करते हैं घरेलू कार्यों में सफाई के लिए। अगला हम करते हैं जल की जो, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इससे क्या होता है बच्चों, जो जल की कठोरता है इससे पानी में झाग कम बनता है, तो वॉशिंग सोडा इसको कम करता है या इसे हटा देता है, जिससे झाग अधिक मिलता है। और हम इसका यूज कर सकते हैं कांच, साबुन या फिर कागज बनाने के लिए। तो ग्लास, सोप और पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। इसके बाद बच्चों, हम एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड को लेते हैं और वो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसमें हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना का, और इसके साथ जो रिएक्टेंट है वो है क्लोरीन। और ये क्लोरीन हमें मिली है क्लोर अल्कली प्रोसेस से। याद रखिए, देखिए आप कोरिलेट करिए तभी आपको ये याद रहेंगी। अगर आप कोरिलेट करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो अभी आपने जानी थी क्लोर अल्कली प्रोसेस, उस क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमने ले लिया क्लोरीन और हमें मिल गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और इसके साथ वाटर। तो ये है रिएक्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम देखते हैं इसकी यूजेस क्या क्या हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज बच्चों हम करते हैं कपड़ों के विरंजन में। कपड़ों में अगर रंग के दाग लगे, उन रंग के दाग को हटाने के लिए लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है, और इसके साथ ही कागज उद्योग में हम इसका यूज करते हैं। लकड़ी की जो लुगदी होती है, जो पल्प होता है वुड का, उसको भी साफ करने के लिए, विरंजन करने के लिए इस विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके साथ ही हम इसका दूसरा यूज कर सकते हैं पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और तीसरा हम इसका यूज कर सकते हैं, ये ऊन को सिकुड़ने से रोकता है। नेक्स्ट यूज कर सकते हैं हम इसका रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये हैं कुछ ब्लीचिंग पाउडर के इस प्रकार के यूज। चलिए और इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में जानते हैं और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। अब बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि ये .12H2O क्या है। बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखते हैं हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं जिप्सम CaSO4
2H2O। देखिए यहाँ भी डॉट 2H2O लिखा है, इसका मतलब है कि ये भी इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका। और हम इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके साथ ही हमें मिल जाता है वाटर। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला, इसमें लिखा है हाफ H2O। और एक और बात बच्चों, हमने लिखा है यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या हो अगर हम इसको बहुत अधिक तापमान पर गर्म कर दें? अगर हम 100 से भी ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करने लग जाएं तो जो जिप्सम है बच्चों, ये पूर्णतः एनहाइड्रस हो जाएगा। इससे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इवापोरेट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा यहाँ पर को कैल्शियम सल्फेट। और इस कैल्शियम सल्फेट का जो नेचर है बच्चों, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं मिलता है। इसलिए हमें जिप्सम को गर्म करना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तभी हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बच्चों यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूले के साथ। तो क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि जल का आधा अणु भी एग्जिस्ट करता हो? ऐसा तो नहीं है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर को जो 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो 2 यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट है, वो एक अणु जल को शेयर कर रही होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 2CaSO4। देखिए 2 कैल्शियम सल्फेट के जो अणु हैं, जो 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसलिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जो कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, इस फॉर्मूले का जो एक यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट है, वो शेयर कर रहा है हाफ वाटर मॉलिक्यूल को। तो आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब बच्चों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, देखिए इसमें एक नाम है पेरिस। तो क्या इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध पेरिस से भी है? बिल्कुल बच्चों, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध पेरिस से भी है। ये लगभग बच्चों 17वीं सेंचुरी की बात है, जब इस जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाने लगा था। और ये जो जिप्सम है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पेरिस में, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जानते हैं हम इसका यूज क्या क्या है। तो इसके यूज हैं बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सालयों में, देखिए कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जो फ्रैक्चर्ड बोन होती हैं उनकी सेटिंग के लिए, उनको सेट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में। दूसरा हम इसका यूज करते हैं मूर्तियाँ, खिलौने या फिर सजावटी जो सामान है उसको बनाने के लिए। तो हम इससे कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ बना सकते हैं। और इसके साथ ही इसका यूज किया जाता है दीवारों को चिकना। देखिए आपने दीवारों में सुना होगा पुट्टी, वॉल पुट्टी की जाती है, तो जो वॉल पुट्टी होती है वो भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और नेक्स्ट यूज कर सकते हैं हम इसका अग्निरोधी सामग्री बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आग नहीं लगती है। ऐसी एक घटना हुई थी बच्चों लंदन में 1666 में। वहाँ पर लकड़ी के बने हुए कुछ बिल्डिंग्स में आग लग गई थी, और उसके बाद से ही इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को लंदन में मंगाया गया था। पेरिस से जिप्सम को मंगाया गया और उसको फिर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया, और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को दीवारों पर लगाया गया। तो ये थे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूज। अब जानते हैं बच्चों आज आपने क्या सीखा एक इंटरेस्टिंग क्विज के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आपके ऑप्शंस हैं CaOCl2, Na2CO3, NaHCO3 और NaOH। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है बच्चों NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो आपके ऑप्शंस हैं CaOH होल ट्वाइस, CaOCl2, CaSO4.2H2O और CaSO4.12H2O। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है CaSO4.12H2O, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा में कितने अणु क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितना पाया जाता है? तो कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वाटर के वॉशिंग सोडा में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं 10, 8, 6 या फिर 2। तो कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया है और वो है आंसर आपका A, 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो कौन सा वो केमिकल है जिसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपके ऑप्शंस हैं CaOH होल ट्वाइस, CaOCl2, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O। तो उसका सही आंसर होने वाला है CaSO4.2H2O, जिसे जिप्सम कहा जाता है। और आपके लिए है ये लास्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग वाटर जो पेयजल है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चंस। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।